प्रिय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारत में 1857 की क्रांति। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो विशेष ध्यान रखेंगे। इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से भारत में 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, इसके पीछे क्या कारण थे आपको पूर्व जानकारी दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद में 1608 में कैप्टन हॉकिंस प्रथम व्यक्ति भारत में आया, जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र मुगल सम्राट अकबर के नाम लिखा करके आया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कैप्टन हॉकिंस किसका पत्र लेके आया था? कैप्टन हॉकिंस किसके नाम पत्र लेके आया था? मुगल सम्राट अकबर के। परंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, अतः वो जहांगीर से मिला। जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। भारत में अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए थे। यहाँ सोना चांदी लेकर के आते और उसके बदले काली मिर्च, मसाला, वस्त्र आदि को यूरोप में ले जाकर के लाभ कमाते। तो एक तरह से हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी है या अंग्रेज है, भारत में व्यापारी के तौर पर आई। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका प्रारंभिक जो लक्ष्य था, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक लक्ष्य व्यापार करना था। व्यापार करना था, न कि साम्राज्य स्थापित करना था। तो प्रारंभ में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे अपनी व्यापार की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने किले, अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी प्रारंभ की। अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को हराने के लिए इन्होंने भारत में सामरिक नीति अपनाई। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को हराने में सफल होती है और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए इन्होंने हथियार, किले, फैक्ट्री बनाना प्रारंभ किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी वह राजनीतिक रूप से किस तरह से स्थापित हो गई? तो इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लासी के बाद में बक्सर का युद्ध से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थायी हो गई। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 में प्लासी के युद्ध में पड़ी। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अच्छा, अब सही प्लासी के युद्ध से या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के सही 100 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हो गई। इसके क्या कारण थे 1857 की क्रांति के? 1857 की जो क्रांति के थे, तो इन 100 वर्षों के दौरान 1757 से 1857 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक जो नीतियां थी, उन्हीं को लेकर के भारत में 1857 की क्रांति। चलो, एक बात आप समझ गए होंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कौन से युद्ध से पड़ी? प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 को। अब सुनो, भारत में 1857 की जो क्रांति होती है, उसके समय
भारत की जो व्यवस्था थी उसमें सबसे बड़ा अधिकारी था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उस समय 1857 के समय भारत की राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता। तो भारत का सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल ये कोलकाता बैठता था। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर। क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर। आपको याद होगा इससे संबंधित दो प्रश्न और होते हैं। एक आजादी के समय, आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफी बार पूछा जाता है, आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था एटली, क्लेमेंट एटली। काफी एग्जाम पूछा है, आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। दो प्रश्न हो गए। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर। और आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। अच्छा, भारत में हमने जो कारण किए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक कारण के कारण ये जो क्रांति प्रारंभ हुई, एक खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? ये क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मेरठ छावनी से। कब हुआ? 10 मई 1857 को। कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्रांति की योजना बनाने वाले कौन थे? अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू। अजीमुल्ला खां थे नाना साहब के सैनिक सलाहकार और राणोजी बापू ये सतारा के अपने शासक के सहयोगी थे। इन्होंने लंदन में 1857 क्रांति की योजना बनाई। अब क्रांति के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण ले रहे हम राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार था वो है लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। लॉर्ड डलहौजी सबसे युवा गवर्नर जनरल था। 36 वर्ष की आयु में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत से कार्य किए। सर्वप्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी 1853, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज लॉर्ड डलहौजी। अब 1857 की क्रांति के लिए लॉर्ड डलहौजी की एक नीति है जो हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति इस नाम से जानी जाती है। ये क्या थी? हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत या गोद निषेध। इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नियम बना रखा था कि किन किन रियासतों के शासकों को गोद लेने दिया जाए और किन को नहीं लेने दिया जाए। तो 3 श्रेणियों में रियासतों को बांट रखा था। तो इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा जो महाराष्ट्र में इसका अधिग्रहण किया। एक ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसका अधिग्रहण किया? सतारा महाराष्ट्र का। कब किया? 1848। फिर 1853 में किया झांसी का और 1854 में किया नागपुर का अधिग्रहण। यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से पहला राज्य था सतारा महाराष्ट्र, जिसको 1848 में अधिग्रहण किया था। दूसरा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप पर कुप्रशासन के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया। अवध का अधिग्रहण ये अधिग्रहण किया था 23 फरवरी 1856। खूब इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर किसका अधिग्रहण किया? अवध का 23 फरवरी 1856।
अवध हमेशा से अंग्रेजों का मित्र राज्य रहा है। जब जब अंग्रेजों की समस्या, अंग्रेजों का सहयोग किया है अवध ने, परंतु डलहौजी ने अवध में भी कुप्रशासन के आधार पर इसका अधिग्रहण कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पर्सन और जुड़ा इससे, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने पहले एक अधिकारी को भेजा। उसने कहा कि इसके लिए नवाब जिम्मेदार नहीं है, अंग्रेज ही जिम्मेदार है कुव्यवस्था के लिए, कुप्रशासन। परंतु अपने चेती अधिकारी आउट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आउट्रम दोबारा इसको भेजा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर, आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया। खूब अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर किसका अधिग्रहण किया? अवध का। कब किया? 23 फरवरी 1856। किसके आधार पर? आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर। एक लॉर्ड डलहौजी ने 1848-49 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है। अब यहां देखें, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को मिलाने के बाद में पंजाब का शासक था उस समय दलीप सिंह को ईसाई बनाकर लंदन भेज दिया गया। दलीप सिंह को ईसाई बनाकर लंदन भेजे गए। और एक जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, वह भी अंग्रेजों ने छीन लिया। अंग्रेजों ने दलीप सिंह से छीन लिया। कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों ने दलीप सिंह से छीन लिया। अब देखो, जब दलीप सिंह को ईसाई बनाया गया तो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सिख भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ हुई। एक भाव जो कोहिनूर हीरा है वो भी अंग्रेजों ने छीन लिया। अब वर्तमान में ये ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में स्थित है, पर भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है कि हमारा कोहिनूर हीरा हमें मिल जाए। अच्छा, आगे देखे राजनीतिक कारणों में 1853 में डलहौजी ने नाना साहब वही हैं जिन्होंने कानपुर में अधिवेशन का नेतृत्व किया था। नाना साहब की 8 लाख की पेंशन बंद कर दी। डलहौजी पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जूते पहन कर गए। इससे भी सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। अगला, डलहौजी ने उस समय के मुगल सम्राट बहादुर शाह दिखते थे, परंतु ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, तो इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए कहा। एक लाल किला भी छीना जा रहा था। कैनिंग ने सिक्कों पर से बहादुर शाह का नाम लिखना बंद किया। सम्राट की पदवी छीनने की घोषणा,
छीनने की घोषणा। तो ये कुछ कारण थे, डलहौजी की नीतियां थी जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई। यहाँ एक और बता दूं आपको, कैनिंग है, डलहौजी का उत्तराधिकारी था कैनिंग। डलहौजी का उत्तराधिकारी था कैनिंग। इस कैनिंग ने डलहौजी की नीतियों के लिए कहा था कि अभी एक छोटा सा हथेली जितना छिद्र दिखाई दे रहा है और ये आगे चल करके बहुत बड़ा हो जाएगा। और कैनिंग की ये भविष्यवाणी सत्य हुई। कुछ ही समय के बाद में, लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद में 1857 की क्रांति हुई। तो ये थे 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। अब हम लेते हैं दूसरे कारण। पहला कारण हमने लिया था राजनीतिक, अब दूसरा कारण लेते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो सामाजिक नीतियां व धार्मिक नीतियां लगाई, उनका भारतीयों ने विरोध किया। अंग्रेज भारतीयों को सामाजिक दृष्टि से हीन समझते थे, भारतीयों को निम्न कहते थे, काली चमड़ी वाले कहते थे। और यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है सामाजिक। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अधिनियम 17 के द्वारा, अधिनियम 17 के द्वारा बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई। खूब इम्पोर्टेंट है। पिछली रीट पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, पहले एग्जाम में क्या प्रश्न आता था, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिंग ने। पर आजकल ये प्रश्न नहीं पूछ रहे। पीछे पटवारी में रीट में पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में किस अधिनियम के द्वारा रोक लगाई गई? तो अधिनियम याद करोगे, कौन सा था? 17वां अधिनियम। भारतीय रूढ़िवादी समाज ने इसको भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप माना, अतः इस सती प्रथा का विरोध किया गया। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सती प्रथा के रोक लगाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। एक बार पुनः सुनेंगे कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय जनमानस को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी जी को उनके साथ सती हो गई थी। अतः राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा पे काफी लोगों के, लाखों लोगों के हस्ताक्षर करवाए। यहाँ भारत में विलियम बेंटिंग के पास और वहाँ ब्रिटेन में वहाँ के सम्राट प्रधानमंत्री के पास इसके विरोध में प्रयास किया। आगे धार्मिक कारणों में एक है, 1850 में डलहौजी ने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया। ये क्या था? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। पहले भारतीयों ने एक नियम बना रखा था, यदि कोई भारतीय अपने धर्म को छोड़ता है, दूसरा धर्म ग्रहण करता है, तो उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था।
नहीं दिया जाता था। पर इस अधिनियम के द्वारा धार्मिक निर्योग्यता के अधिनियम पर यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी हिंदू ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत ईसाई बनाने के लिए किया गया था। अच्छा, एक चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत में ईसाई पादरियों को आने व धर्म प्रचार की छूट दी गई। आने व धर्म प्रचार की छूट दी गई। इसके द्वारा भी ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। हिंदुओं को ईसाई बनाया गया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अध्यक्ष थे मैगलस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कोड के अध्यक्ष थे मैगलस। इसने कहा था, इन्होंने कहा कि देव योग से भारत का साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है, अतः ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए या ईसाई पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फैला दे। ये किसका है? ये है मैगलस का। दूसरे हिंदू देवी देवताओं की हंसियां उड़ाते थे, हमारी सामाजिक मान्यताओं को रद्द करते थे। तो ये हमारा हो गया दूसरा काम, सामाजिक व धार्मिक काम। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब अगला कारण है, तीसरा कारण लेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे अधिक भारत पर प्रभाव पड़ा ब्रिटिश साम्राज्य का, तो आर्थिक प्रभाव था। भारत की धन संपदा ब्रिटेन में लेके गई, भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण किया, शोषण कई तरीके से किया, अलग अलग है उसके रूप। दादा सर्वप्रथम खूब इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब देखो धन किस तरह से दिया गया। एक तो अंग्रेजों ने भू राजस्व लेने के लिए 3 नीतियां अपनाई। प्रथम नीतियां थी उनका स्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदार प्रथा बोलते हैं, जमींदारी प्रथा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। ये व्यवस्था लागू की गई थी 1793 में। किसके द्वारा लागू की थी? कॉर्नवालिस, उस समय गवर्नर था, कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें भू राजस्व की दर अत्यधिक रखी गई थी, तो भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण किया, अधिक भू राजस्व लगा देंगे। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब किसान। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों के साथ समझौता किया था और इसमें जमीन का मालिक जमींदारों को बनाया था। ये कॉर्नवालिस स्वयं ब्रिटेन के एक जमींदार वर्ग से था, अतः इसने जमींदार की भूमि का मालिक बनाया। यहाँ किसान को रैयतवाड़ी लागू की थी 1752 में। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था। इसका प्रवर्तक था टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल से लागू की गई। फिर ये जो थी मद्रास
व मुंबई, मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू। तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी। ये मालवाड़ी 1819 में हार्ट मैकेजी के द्वारा प्रारंभ की गई। हार्ट मैकेजी के द्वारा प्रारंभ की गई। ये कहाँ थी? ये पंजाब, अवध, आगरा, वहाँ लागू की गई। इन सभी व्यवस्थाओं में किसानों पर अत्यधिक भू राजस्व लगा करके किसानों का शोषण किया गया। ये 3 भू राजस्व थी। आपको एक ध्यान होगा कि रेतवाड़ी एक पुरानी फिल्म है मदर, जो पहली ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। उसमें आप देखेंगे कि किसानों पर अत्यधिक, किसान साहूकार से लोन ले लेते थे वो राजस्व जमा करवाने के लिए, समय पर देते नहीं थे, तो उनका साहूकार इस तरह से शोषण करता है। इसके अलावा धार्मिक एवं इसके अलावा आर्थिक कारण में एक 1834-35 में विलियम बेंटिंग ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि जितना भ्रष्ट शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का है, इतना भ्रष्ट शासन किसी भी सभ्य देश में दूसरी किसी सरकार का नहीं है। एक और कथन इंपॉर्टेंट है, भारत का गंगा यमुना का दोआब बुनकरों की हड्डियों से बदरन हो रहा है। ये विलियम बेंटिंग का कथन है। इस तरह से भारत का अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से शोषण किया और अधिक से अधिक धन ब्रिटेन में लेके गई विभिन्न प्रकार की राजस्व व्यवस्थाओं में। चौथा कारण करेंगे हम सैनिक का। चौथा कारण है सैनिक का। भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको वेतन कम दिया जाता था, उच्च से उच्च पद भारतीय सैनिकों के लिए उच्च से उच्च पद केवल सूबेदार का दिया जाता था। इससे बड़ा भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जाता था। सेना में इसको लेकर के असंतोष था, भारतीयों को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। अच्छा, सेना में सर्वप्रथम सेना में 1806 में वेल्लोर है कर्नाटक में धार्मिक विद्रोह। इसके बाद 1824 में है, 1843 में है, और सबसे महत्वपूर्ण है 1806 में वेल्लोर में सैनिकों ने धर्म के आधार पर विद्रोह किया था। पांचवा है तात्कालिक कारण क्या था? 1856 में उस समय लॉर्ड कैनिंग सरकार ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। ये जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग में किया जाता था, उन कारतूसों के चारों तरफ चर्बी युक्त खोल लगा हुआ था, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। अच्छा, ये भी कहा गया इनमें गाय व सूअर की चर्बी है। इसी को लेकर के यही गाय व सूअर की चर्बी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बढ़ा। अब एक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय बैरकपुर छावनी
बैरकपुर छावनी उस समय बंगाल में थी। बैरकपुर छावनी में सर्वयुक्त कारतूसों को लेकर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चला दी। मंगल पांडे ने कहा मैं इन सर्वयुक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। अधिकारियों ने मंगल पांडे पर दबाव बनाने की कोशिश की तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। इसमें कैप्टन बॉब, इसमें एक तो बॉब व हियर्सी, बॉब की मृत्यु हो जाती है, हियर्सी घायल हो जाते हैं। और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। एक खूब अच्छा प्रश्न है, मंगल पांडे कौन सी बटालियन का था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। इसी को लेकर के क्रांतिकारियों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई बैरकपुर में और इस बटालियन को भंग कर दिया गया। पूरे देश में क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को विद्रोह करने का प्लान बनाया। खूब इंपॉर्टेंट है, 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ विद्रोह किया जाए। परंतु इसके लिए 31 मई के लिए उन्होंने देश में घूम करके प्रतीक के रूप में, क्रांति के प्रतीक के रूप में चपाती व कमल का फूल, ये संदेश के रूप में घुमाए गए। परंतु 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया और इसी 10 मई से भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। हम सैनिकाल में 2 कांड हो रखेंगे। सैनिकाल में 2 कांड हो रखेंगे। पहला एक है 1854 का डाकघर अधिनियम। इसके द्वारा डलहौजी ने सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ये हो गए थे हमारे 1857 की क्रांति के काल।